जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एकदम क्रक्स को बताया है और एक्स फैक्टर के नाम पे उन्होंने वो सारी डिमांड सरकार के सामने रख दी है जिसके कि हर एक सोल्जर उम्मीद करता है, जो अग्निवीर आगे आने वाले दिनों में होंगे। मेरा मानना है कि उनके लिए भी ये सुविधाएं एक्सटेंड होगी, क्योंकि दो सिस्टम इंडियन आर्मी नहीं फॉलो करेगी। तो बुलेट ये नहीं जानती कि ये रेगुलर सोल्जर है या अग्निवीर है, उसके लिए सारी चीजें बराबर है, सूचना होनी चाहिए। आप एक तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल तरीके से आप अग्निवीर को नहीं ट्रीट कर सकते हैं, आपको एक स्केल देना पड़ेगा। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर मेरे लिए, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला। पिछली मेरी और आपकी जो मुलाकात थी वो मेरे YouTube का जितना इतिहास है उसमें सबसे ज्यादा लोगों ने उस बातचीत को देखा। लगभग 1,40,000 के आसपास लोग उसको देख चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने उसकी सराहना की है जो आपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। तो उनमें से कई लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने कहा कि सर एक बार फिर सर के साथ बैठिएगा और मुद्दे पर बातचीत करिएगा। तो मुझे लगा कि एक बड़ा अहम मुद्दा है, 8th पे कमीशन आ रहा है, तमाम जो सैनिक हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि इस बार सैलरी बढ़कर आएगी, सैलरी डबल होगी। तो सबको इंतजार रहता है, सर कौन है जो नहीं चाहता कि पैसा बढ़े। लेकिन अग्निवीर भी हमारे एक उम्मीद कर रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके बारे में भी फैसला ले, 8th पे कमीशन में उनको भी कुछ फायदा हो। इसी बीच जो है आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर ने एक ANI को पॉडकास्ट किया, उनके साथ या कहीं इंटरव्यू दिया, तो उसमें सर ने कहा कि वो एक बड़ी अच्छी बात कही कि जवानों को, इंडियन आर्मी सोल्जर्स को एक एक्स फैक्टर मिलना चाहिए, दूसरों से हटकर एक कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो लोगों को मोटिवेट करे कि इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन पॉइंट ये हो जाता है सर कि फिर जब जवान की बात हम करते हैं, लेकिन एक तरफ वो जवान है जो 50-60 हजार ले रहा है, एक तरफ वो अग्निवीर है जो सिर्फ 23,000 ले रहा है। तो उसी मुद्दे पर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। पहले तो आप कैसे देखते हैं जो हमारे माननीय आर्मी चीफ ने कहा कि एक एक्स फैक्टर मिलना चाहिए, तो कितनी उम्मीद हम कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इस बार जो 8वां वेतन आयोग आएगा उसमें कुछ हमारे लिए अच्छा होगा? देखिए, मैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। ये एक्स फैक्टर बहुत बड़ा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और ये एक्चुअल जो जितने यूथ हैं इनको बहुत अट्रैक्ट करता है। अगर आप कुछ ऐसे प्रोफेशन करते हैं जिससे कि बेस्ट टैलेंट इंडियन आर्मी में आए या इंडियन डिफेंस फोर्सेस में आए तो बड़ी हिंदुस्तान के लिए बड़ी फख्र की बात होगी। और जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है उसके लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एकदम क्रक्स को बताया है और एक्स फैक्टर के नाम पे उन्होंने वो सारी डिमांड सरकार के सामने रख दी है जिसके कि हर एक सोल्जर उम्मीद करता है, जिसकी हर एक यूथ उम्मीद करता है। और एक नेशन जो अपने सिक्योरिटी कंसर्न को पहले पायदान पे रखता है उसके लिए भी ये सारा कुछ एक वर्ड में उन्होंने समाप्त कर दिया है। ये एक्स फैक्टर है क्या चीज? ये वो सारी चीजों को इंक्लूड करता है जिससे कि एक यूथ भारतीय सेना में शामिल होने के लिए वॉलेंटियर करता है और साथ में जो सरकार है वो इंश्योर करती है कि उसकी ट्रेनिंग, उसके पे अलाउंस, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी फैमिली, उसके डिपेंडेंट सारों की देखभाल हो सके। जब इस तरीके का पैकेज आता है तो वो एक्स फैक्टर होता है, ये लीग से अलग हट के खड़ा होता है, ये अन्य सिविल सर्विसेज से अलग है, चाहे वो एजुकेशन हो, जुडिशरी हो, लेजिस्लेटिव, किसी भी तरीके से हो, तमाम जो सर्विसेज हैं उससे अलग खड़ा करता है। तो ये मैं उनके काबिल तारीफ बात उन्होंने की है और अगर सरकार इस एक्स फैक्टर को मान लेती है तो इसमें वो तमाम सारी चीजें इंक्लूड होंगी जिसमें उसके सर्विस कंडीशन होंगे, उसमें प्रमोशन इंक्लूड होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड होगी, उसके पे एंड अलाउंसेस होंगे, उसके जो तमाम तरीके की फैसिलिटी जिसमें मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी हो और डिपेंडेंट की जो देखभाल है, ECHS है, इन तमाम चीजों का एमलगमेशन है। ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन होगा यूथ को, ये दिखाएगा कि भारतीय सेना जब आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेती है तो आपका पूरी समग्र जिम्मेदारी उठाती है। तो ये सारी चीजें
अगर सरकार मान लेती है और जो एक्स फैक्टर का एक बड़ा फाइन बैलेंस करके देती है, तो वो तीनों सेनाओं के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। और स्पेशली जो अग्निवीर आगे आने वाले दिनों में होंगे, जी। मेरा मानना है कि उनके लिए भी ये सुविधाएं एक्सटेंड होगी, क्योंकि दो सिस्टम इंडियन आर्मी नहीं फॉलो करेगी। तमाम तरीके की रिव्यू कमेटी की भी रिपोर्टें मेरे समझ से उसमें कंसीडर की जाएंगी। और जो 8वां वेतन आयोग को हेड करेगा, उनके लिए उन्होंने एक संदेश दे दिया है कि अगर इंडियन आर्मी में आप एक्स फैक्टर को देखना चाहते हैं, तो आपको तमाम सुविधाओं को इंक्लूड करना पड़ेगा, जिससे कि हम वो मुकाम हासिल कर सकें, जिससे कि जो सैनिक हो वो एक लीग से हटके हो और पूरी तरीके से देश की सुरक्षा के लिए कमिटेड हो। जी, लेकिन आपने बात अग्निवीर की भी बीच में आपने थोड़ा-सा टच किया। अग्निवीर तो जब तक 4 साल के बाद ही वो एक परमानेंट सोल्जर बन पाएगा। तो उसको हम कैसे देख सकते हैं? क्योंकि आर्मी चीफ ने 2-3 बातें और कही कि भई जो सोल्जर है वो बॉर्डर पे खड़ा है, सामने से बुलेट आ रही है। जब एक्स फैक्टर उसके पीछे रहता है, उसके पास रहता है, तो उसको ये नहीं होता कि मेरे परिवार का क्या होगा? लेकिन बुलेट ये तो नहीं देखती है सर कि ये इंडियन आर्मी का परमानेंट सोल्जर है या ये अग्निवीर है। अब मिलिटेंट हैं, वो भी ये भी नहीं देखते कि ये परमानेंट सोल्जर है या ये अग्निवीर है। तो ये एक्स फैक्टर अग्निवीर के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, जितना मुझे लगता है कि एक परमानेंट सोल्जर के लिए है। सर। देखिए, जब हम भारतीय सेना की बात करते हैं और भारतीय सेना के तमाम तबकों की बात करते हैं, तो अग्निवीर को आप उससे अलग नहीं कर सकते हैं। जो भी सुविधाएं होंगी, जिस भी एक्स फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, वो सभी के लिए लागू होती है और अग्निवीर भी उसमें शामिल है। आपने बिल्कुल सही बताया कि जब जो सैनिक हैं बॉर्डर की रक्षा करता है या एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन में जाता है या रोड ओपनिंग में जाता है या ऐसे इंसर्जेंसी वाले इलाके में काम करता है, तो बुलेट ये नहीं जानती कि ये रेगुलर सोल्जर है या अग्निवीर है। उसके लिए सारी चीजें बराबर हैं। आपकी टेरेन डिफरेंशिएट नहीं करती, आपके माउंटेन डिफरेंशिएट नहीं करते, आपका ऑर्गेनाइजेशन भी मेरा मानना है कि डिफरेंशिएट नहीं करता है। जो कमांडिंग ऑफिसर वो सोल्जर को सोल्जर की नजर से देखता है, आपका जो कंपनी कमांडर वो सोल्जर को सोल्जर की तरह से देखता है, वो अग्निवीर है या रेगुलर है, इस जी, नजरिए से नहीं देखता है। तो जब सारे लोग एक नजरिए से देख रहे हैं, तो उनकी सुविधाएं और पे अलाउंसेस के लिए भी एक नजरिया होना चाहिए। यहीं पे रिव्यू की बात आती है। अग्निवीर को आप साइड लाइन नहीं कर सकते कि वो शॉर्ट 4 साल के लिए आया है तो उसको एक अलग पैकेज और रेगुलर सोल्जर के लिए अलग पैसे। ये एक ऐसा होना चाहिए, स्मूथ इंडक्शन होना चाहिए, जो अग्निवीर से आप जब ग्रेजुएट होकर रेगुलर में आते हैं तो एक स्मूथ ट्रांजिशन हो। ऐसा ना हो कि आपको फाइनेंशियल जंप मिले। आप उस लेवल से शुरुआत करिए जिसमें अग्निवीर का भी फायदा हो, और जैसे एनुअल इंक्रीमेंट है, प्रमोशन होता है, उसके साथ जो उसके इंक्रीमेंट और सैलरी बढ़ती है उसमें इजाफा करते जाएं, तो एक मोटिवेशन फैक्टर होगा और दूसरा अग्निवीर को रेगुलर होने में मदद करेगा। तो मेरा मानना है कि इस तरीके के पैकेज की घोषणा होनी चाहिए। आप एक तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल तरीके से आप अग्निवीर को नहीं ट्रीट कर सकते हैं। आपको एक स्केल देना पड़ेगा। जब सोल्जर आता है तो एक स्केल के तहत वो चले। अगर वो रेगुलर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, अगर वो छोड़ के चला जाता है या उसको रेगुलर जी, कमीशन नहीं मिलता, तो वो उस लेवल पे रिटायर हो जाए या घर चला जाए जिसपे उसका पे अलाउंस इंक्रीमेंट के बाद पहुंचा है। आप कॉन्ट्रैक्चुअल और रेगुलर एम्प्लॉय में पे एंड अलाउंसेस की दृष्टि से या किसी भी दृष्टि से आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ये जो एनोमली आज की डेट में डिफेंस फोर्सेस में क्रीप इन की है, आर्मी नेवी एयरफोर्स में, मेरा मानना है कि 8वें वेतन आयोग में इस पे तवज्जो दी जाएगी, बहुत ध्यान दिया जाएगा और इस तरीके की चीजों को पूरी तरीके से एलिमिनेट किया जाएगा। और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव एड पे कमीशन को में फौज का अपना उसका परिप्रेक्ष्य रखेंगे, उनको इन सारी चीजों के लिए बहुत संजीदा होना पड़ेगा, सेंसिटिव होना पड़ेगा। उनको एक सोल्जर की तरह या अग्निवीर की तरह सोचना पड़ेगा, उनके प्रिविलेजेस को ध्यान में रखना पड़ेगा और जो भारतीय सेना के लिए एक सही रास्ता है उसको अख्तियार करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि 8वें वेतन आयोग में ऐसी चीजों का प्रोविजन हो जाए जिससे रिसेंटमेंट और बढ़ जाए। कई बिल्कुल सारी सर। चीजें देखिए, सिविल के तमाम तबके के लोग होते हैं। जो 8वें वेतन आयोग को हेड करता है वो सिविल सेटअप से आया हुआ होता है, लेकिन आर्म फोर्सेस के तीनों सर्विसेज के चीफ
या जो हमारे नुमाइंदे वहां होते हैं उनको अपना पक्ष रखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, समय लेना पड़ेगा। जैसा ऐसा ना हो कि रिसेंटमेंट सेट इन हो और बाद में सरकार को करेक्टिव एक्शन उसके लिए लेना पड़े या 8वें वेतन आयोग को करेक्टिव एक्शन लेना पड़े। पहले से चीजों को एक पुख्ता तरीके से बना के अपना पक्ष रखना पड़ेगा, जिससे कि एक समग्र विकास सब, चाहे जवान हो, अफसर हो, जैसे हो, सबके लिए इंप्लीमेंट हो और एक तरीके की सेटिस्फैक्शन की भावना है। और इसी एक्स फैक्टर के लिए बार बार हमारे आर्मी के चीफ उपेंद्र द्विवेदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस बात की चर्चा की है। जी, बस एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल मेरा इस मुद्दे से जुड़ा हुआ, जिसको मैं समझना चाहूंगा आपसे कि कई अग्निवीरों का इस सवाल है सर कि हम तो 2027 में आउट हो जाएंगे। अब ये जो पे कमीशन है ये लगभग 2028 में, 2027 लास्ट में या 2028 में या 2029 के शुरुआत में ही आएगा, जब देश एक बार फिर से चुनावों में होगा। तो वो कह रहे हैं कि सर हम रिटायर हो गए होंगे, क्या हमें इसका फायदा मिलेगा अगर हम 2027 में रिटायर हो जाते हैं, 28 में चले जाते हैं और ये बाद में आता है, तो उनको इसका फायदा मिलेगा? देखिए, मेरा जो कॉमन सेंस बोलता है, जब भी पे कमीशन की रिकमेंडेशन होते हैं वो किस डेट से लागू होते हैं इसका उसमें जरूर हिसाब किताब किया होता है। जिस भी डेट से लागू होगा और उस डेट को जो भी सेना की स्ट्रेंथ में होगा उसके लिए वो लागू होगा। अगर वो रिटायर हो गया तो नेचुरली उसके लिए वो चीजें लागू नहीं होती, लेकिन अगर वो उस दिन आर्मी के स्ट्रेंथ पे है तो डेफिनेटली उसको वो सारे बेनिफिट मिलेंगे जिसका प्रोविजन 8वें वेतन आयोग ने किया होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अग्निवीर को इसका नहीं फायदा मिलेगा और आगे वाले डेट से वो लागू नहीं होता। जनरली जिस साल 8वां वेतन आयोग लिखा होता है उसमें लिखा रहता है कि किस दिन से ये इफेक्टिव होगा, उसके एरियाज बन के आते हैं। अगर पिछले डेट से लगा होता है या एक डेट मुकर्रर होती है, तो ये जो संभावनाएं हैं ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। जो भी उस दिन स्ट्रेंथ पे होगा डिफेंस फोर्सेस को उसको फायदा मिलेगा। मिलेगा। बस जी सर, बस एक आखिरी सवाल है मेरा, वो जो अग्निवीर से जुड़ा हुआ है, मेरी और आपकी जो चर्चा हुई उसे बहुत सारे लोगों ने पसंद किया और उसमें कुछ ऐसे कमेंट्स आए जिस पर मुझे लगा कि मैं आपके साथ बातचीत करूं। उनमें से एक कमेंट था सर कि अग्निवीर वही परमानेंट होगा जो रेजिमेंट में सूबेदार मेजर का या कंपनी कमांडर का या सीओ का बड़ी होगा या कहें सहायक होगा, उसको ही चांसेस मिलेगा और जो नहीं होगा उसको शायद बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आपने क्योंकि यूनिट्स कमांड की हैं, ब्रिगेड आपने कमांड किया है, तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि अगर एक सीओ के पास 4 जवान हैं, उनमें एक बड़ी है, 3 दूसरे जवान हैं, लेकिन चारों ही अव्वल दर्जे के जवान हैं, तो किसे प्रेफर किया जाएगा सर? देखिए राजेश जी, ये बहुत ही सीधा विषय है और मेरा मानना है और मैं इस चीज का फर्म बिलीवर हूं कि जब अग्निवीर से रेगुलर होगा तो वो सिर्फ अपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस पे होगा। वो किसी तरीके की चापलूसी से, किसी का गुड बॉय बन के या किसी का सहायक बन के या किसी का फेवरेट या किसी का फेवर लेके वो नहीं बन सकता है। उसको अपने फायरिंग स्किल, उसकी बीपीटी, जो उसका फिजिकल फिटनेस है, उसके जो प्रमोशन टेस्ट है, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखा होगा और एक उम्दा सोल्जर जो होगा वही रेगुलर होगा। इस तरीके का जो फेवरेटिज्म प्ले करता है यूनिट के अंदर, कंपनी के अंदर, प्लेटून के अंदर, वो इसमें रोल नहीं पैदा करेगा। अगर कंपनी कमांडर, अगर बटालियन कमांडर, अगर ब्रिगेड कमांडर प्रोफेशनल है तो वो सिर्फ प्रोफेशनल ऑक्यूमेंटशिप को ही देखेंगे, कोई थर्ड फैक्टर उसमें नहीं आ सकता। ऐसा मैं तमाम उन अग्निवीरों को एश्योर करना चाहता हूं कि आप ये शंकाएं निकाल दें कि कोई फेवरेटिज्म कभी भी प्ले करेगा आपको रेगुलर करने में या आपको ना रेगुलर करने में। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हम सोल्जरिंग को ऑनर करते हैं। हमें पता है कि हमें किस तरीके के सोल्जर चाहिए जो देश की सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें। और आपके दिमाग में इस तरीके की अगर शंकाएं आती हैं तो आप उसको निकाल दें। मेरा मानना है कि हर एक यूनिट के अंदर या ब्रिगेड के अंदर एक गाइडलाइन होगी किस तरीके से अग्निवीर को रेगुलर करना है, क्या टेस्ट के पैरामीटर होंगे, क्या टाइमिंग्स होगी, क्या एसीआर का क्राइटेरिया होगा। ये सारी चीजें मुकर्रर की गई होंगी। अगर नहीं की गई होंगी तो ये समय है इन पे तवज्जो देने का। इन्फेंट्री बटालियन में, आर्टिलरी यूनिट में, सिग्नल रेजिमेंट में, तमाम आर्म्स एंड सर्विसेज में एक पैरामीटर बनाइए जिसके तहत उसको टेस्ट करिए, उसके 4 साल की परफॉर्मेंस को आंकिए और फिर किसको रेगुलर करना, नहीं रेगुलर करना, उसका डिसीजन लीजिए। ये एक बहुत टफ कॉल होगा क्योंकि आप सिर्फ 25%
25% लोगों को ही रेगुलर कर रहे हैं, 75% लोगों को घर जाने देना है, तो इसमें फेवरेटिज्म प्ले करने का कोई गुंजाइश नहीं है। ये ट्रूली प्रोफेशनल बेसिस पे जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया, जो आपका असेसमेंट क्राइटेरिया है, जो आपने मानक अपने तय कर रखे हैं, उसको ईमानदारी, सच्चाई, फुल्ली इंटीग्रिटी के साथ अप्लाई करिए और जो काबिल है उसको रेगुलर करिए। जो उस पैरामीटर में फिट नहीं बैठ रहा है वो घर जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि ये 25% की संख्या बहुत कम है। हम बार बार इस आपके चैनल से अपील करते हैं कि इस संख्या को बढ़ा के 75 से 80% करना पड़ेगा, तब जाके एक तरीके का सेटिस्फैक्शन आएगा अग्निवीरों में। और ये जो 20-25% लोग घर जाएंगे, उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस या सेंट्रल आर्म फोर्सेस में आप उनको जगह दीजिए, जिससे उनका भी भविष्य सुरक्षित रह सके। बिल्कुल सर, और ये देखना होगा क्योंकि नजर मेरी इस बात पे लगातार बनी हुई है कि जिस प्रकार से आज हम देखते हैं कि कई जवानों को या उन्हें जेसीओ बनना होता है, लेकिन उन्हें पहले घर भेज दिया जाता है, वो जाके कोर्ट पहुंच जाते हैं, कोर्ट में केस जीतकर आके फिर वो स्टार लगा कर जाते हैं। तो ये आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि कमांडिंग ऑफिसर की परेशानियां बढ़ जाएंगी अगर अग्निवीर ने कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना शुरू कर दिया। लेकिन चलिए, ये फ्यूचर की बातें हैं। उम्मीद करते हैं कि जो होगा सब अच्छा होगा और शायद ऐसा दिन ना ही देखना पड़े। क्या पता गवर्नमेंट एक बड़ा फैसला लेकर जो है 100 के 100% अग्निवीर को परमानेंट कर दे, जैसा पहले होता था। उम्मीदों पे दुनिया कायम है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, आप आए और इतने गंभीर मुद्दे पर आपने बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू।